So today what I have today I have some questions on यूनिवर्सिटी विट्स और ड्रामा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उसको मैंने ग्रुप में जो आपका है ऑलरेडी आई शेयर्ड एंड आई हैव गिवन यू टाइम कि आई विल स्टार्ट क्लास एट 7:30 पे मैं स्टार्ट करूंगा। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल एंड you will get it here. I think it's visible. Is it visible? If it's visible, let me know. Yes, sir. It is Visible. visible, sir. Okay, okay. So you see here कि it's what? It's a test series for यूनिवर्सिटी विट्स। ये जो क्लास है ये हम लोगों ने जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास शुरू की है, उसमें से आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी विट्स है। इससे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया है? एंग्लो सैक्सन पीरियड, द मिडिल एजेस कवर किया है। द मिडिल एजेस को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एक आपका जो है एज ऑफ चौसर और एक डार्क मिडिल एज। उसके बाद हमने जो कवर किया था रिनेशा कवर किया था, या आप कह सकते हैं एज ऑफ रिवाइवल कवर किए थे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी विट्स और ड्रामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको लेकर के बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक चीज है जो इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि थिएटर फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इन द एलिजाबेथन एरा वाज मोस्ट फेमस। करें जो एलिजाबेथन एज था उसमें थिएटर फॉर्म सबसे ज्यादा फेमस था, ये बात सही है। जो थिएटर फॉर्म था वो सबसे ज्यादा एलिजाबेथन एज में ना तो पोइट्री फेमस थी उतना, थी पोइट्री तो, लेकिन ड्रामा की तुलना में या थिएटर की तुलना में, थिएटर का मतलब कि ड्रामा मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो थिएटर फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट्स में जो थिएटर फॉर्म था वो सबसे ज्यादा फेमस था इन द एलिजाबेथन एरा। फिर उसके बाद है कि दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज इन थिएटर हिस्ट्री प्लेस ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज वर परफॉर्म। ये भी बात सही है कि एलिजाबेथन एज में जो है थिएटर में हिस्ट्री प्लेस हुआ, ट्रेजेडीज हुआ और कॉमेडीज हुआ, इन सबको परफॉर्म किया जाता था। मीन्स इस तरह के सारे प्लेज आ चुके थे, ट्रेजेडीज भी परफॉर्म होती थी, कॉमेडीज भी परफॉर्म होती थी और हिस्ट्री प्लेज भी। इवन यू इवन नो कि शेक्सपियर हैज रिटन 37 प्लेज। उनका जो प्लेज है कॉमेडीज और इसके अलावा आपका रोमन प्ले, लव ट्रेजिडी, रोमांस और भी तमाम कैटेगरी में डिवाइड किया जाता। तो वट एवर हैज बीन रिटन बाय शेक्सपियर इट वाज परफॉर्म्ड इन थिएटर। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉर्बोडक इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी। गॉर्बोडक पहला इंग्लिश ट्रेजिडी है रिटन बाय टॉमस सैकविल एंड टॉमस नॉर्टन। बिल्कुल सही है कि गॉर्बोडक इंग्लिश का पहला ट्रेजिडी है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया है। सो यू सी हियर कि एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा ये गलत है? तो जो गलत है वो तो अभी आएगा ही, लेकिन जो सही है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। और उसमें क्या क्या है कि गॉर्बोडक इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, गॉर्बोडक पहला इंग्लिश ट्रेजिडी है रिटन बाय टॉमस सैकविल एंड टॉमस नॉर्टन। किसने लिखा? टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन ने लिखा है। इट्स सब टाइटल इज फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। इसका जो सब टाइटल है वो क्या है? फॉरेक्स एंड फॉरेक्स है। इट्स सब टाइटल इज फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। सो यू सी हियर, व्हाट यू सी हियर कि देयर आर 4 ऑप्शंस और उन 4 ऑप्शंस में ये गलत है, 3 सही है। तो ए बी सी ये तीनों सही है और इन ए बी सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज गॉर्बोडक? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी है गॉर्बोडक। किसने लिखा? टॉमस सैकविल एंड टॉमस नॉर्टन ने लिखा। इसका जो सब टाइटल है वो फॉरेक्स एंड फॉरेक्स का है। ऑप्शन डी है टैम्बरलेन, जीव ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकेंड, ईटीसी एक्स्ट्रा आर्ट प्लेस ऑफ जॉन लाइली। ये गलत है। ये प्लेस जॉन लाइली का नहीं है, ये क्रिस्टोफर मार्लो का। जितना भी नाम यहाँ पे दिया गया है, क्रिस्टोफर मार्लो जो है यूनिवर्सिटी विट्स के
एक तरह से लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे। वो जो है बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेजिडीज लिखा और एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा है। एडवर्ड सेकेंड हिस्टोरिकल प्ले है। तो टैम्बरलेन हुआ, जीव ऑफ माल्टा हुआ, डॉक्टर फास्टस हुआ, एडवर्ड सेकेंड हुआ। ये सब का सब किसका है? डॉक्टर फास्टस का। ये डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलेन, जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, these are the famous or popular plays of who? These are the famous or popular plays of क्रिस्टोफर मार्लो का ये प्लेस है जो यूनिवर्सिटी विट्स के एक एक्टिव मेंबर रहे हैं। तो यू सी ये व्हाट कि आपको जितना भी पॉइंट इसमें बताया जा रहा है अब आपको एकदम रट लेना है कि टैम्बरलेन किसका प्ले? क्रिस्टोफर मार्लो का। जीव ऑफ माल्टा किसका प्ले? क्रिस्टोफर मार्लो का। डॉक्टर फास्टस किसका प्ले? क्रिस्टोफर मार्लो का। एडवर्ड सेकेंड किसका प्ले? क्रिस्टोफर मार्लो का। जो क्रिस्टोफर मार्लो है या ये क्या थे? ये जो है यूनिवर्सिटी विट्स के एक मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे, पॉपुलर मेंबर थे। ही गॉट नेम एंड फेम एज ड्रामेटिस्ट। लेकिन उन्होंने किस तरह का ड्रामा लिखा? ट्रेजिडीज लिखा। जो शेक्सपियर ने बाद में ट्रेजिडीज इतनी बेहतरीन लिखी हुई है, उसको एक तरह से उसकी नींव रखने वाले कौन रहे हैं? खुद आपके जो है क्रिस्टोफर मार्लो ही थे। बाकी ए बी सी डी ये सारा चीज आपको बताया जा चुका है कि हाँ क्या क्या चीजें रही है। आंसर में एक जगह गलती हुई है, उसको भी सुधारना। आंसर डी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आंसर डी क्या कहा गया। दीज आर द प्लेस ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस नहीं, डॉक्टर फास्टस तो उनके प्ले का नाम है। दीज आर द प्लेस ऑफ मार्लो। दीज आर द प्लेस ऑफ मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, सी से क्रिस्टोफर, MARLOWE। सो यू फाइंड यह जो आंसर है, दीज आर द प्लेस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। ये जो प्लेस है किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो का है। अ लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स के बहुत ही लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट थे। क्रिस्टोफर मार्लो इज आल्सो नोन एज किट मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को किट मार्लो के भी नाम से जाना जाता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, whenever you go with this answer कि क्रिस्टोफर मार्लो, तो उनके बारे में एक डिटेल मैंने बताया कि दीज आर द प्लेस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, अ लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। जो है यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स थे और उन लोगों ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। Another point which I want to tell you कि Christopher Marlowe is also known as Kit Marlowe was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era। शेक्सपियर से 2 महीना पहले इनका जन्म हुआ था, तो एक तरह से ये भी एलिजाबेथन एरा में ही मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। He was born on 6 February 1564। इनका जन्म 6 फरवरी 1564 में हुआ था और शेक्सपियर का 23 अप्रैल 1564 में। एंड डाइड ऑन 13 में 1593। लेकिन बहुत अर्ली एज में इनकी मौत हो जाती है। ये लगभग 30 साल तक ही जीवित थे, अगर आप देखेंगे 30 साल से कम ही जीवित थे, लेकिन उतने समय में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। हाँ, 13 में 1593। मार्लो वॉज द फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल रिपुटेशन। मार्लो जो है पहले जो है ड्रामेटिस्ट थे जिनको कि क्या मिला? क्रिटिकल, एक तरह से क्या मिला? क्रिटिकल रिपुटेशन मिला फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। उन्होंने क्या किया हुआ? उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया हुआ, फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या आई जस्ट वांट टू टेल यू वन सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि मार्लो वाज द फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल रिपुटेशन फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड। मार्लो जो है पहले ड्रामेटिस्ट थे जिनको नेम और फेम मिला कि ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स यूज करने वाले। यद्यपि उनसे पहले भी ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स यूज किया गया, गारबाटक में ब्लैंक वर्ड्स यूज किया गया है, लेकिन एज अ ड्रामेटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया वो क्रिस्टोफर मार्लो थे। खास करके ट्रेजिडीज में उन्होंने यूज किया। तो उनको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू अचीव क्रिटिकल रेपुटेशन फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स विच बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर द एरा। और यही ब्लैंक वर्ड्स जो है स्टैंडर्ड मीटर बन जाता है। मैं आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ।
ब्लैंक वर्ड्स राइम्ड फॉर्म में होता है कि अनराइम्ड होता है? ब्लैंक वर्ड्स राइम्ड होता है या अनराइम्ड होता है? अनराइम्ड सर। ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है। और जब ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है तो उसको सबसे पहले यूज किसने किया हुआ था? हु यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्ड? हेनरी होवर्ड अर्लॉफ सरे। गुड गुड केके जी, बहुत अच्छा है। हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे। मे आई नो कि हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया हुआ है वो कौन सी बुक में उन्होंने किया है? वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन या किया था। दैट्स गुड बुक ऑफ सोनिया, वर्जिल की एनीड का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। अ, और वो जो है वर्जिल की एनीड का जो ट्रांसलेशन है बुक सेकेंड एंड बुक 4। वर्जिल का जो एनीड है वो 12 किताबों में ना, वर्जिल्स एनीड इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक दैट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। सो उन्होंने बुक सेकेंड एंड बुक 4 का उन्होंने क्या किया हुआ था? उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। जब उसको उन्होंने लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ओनली 2 बुक्स का उन्होंने, बुक सेकेंड एंड बुक 4। और ये बात कब की है? उन्होंने ये काम कब किया था? सर 1642 के ऐसे 1500। 1540 में। 1642 में तो कब के मर गए होंगे? 1616 में शेक्सपियर मर जाते हैं उनसे। 1540 में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई प्लेटफॉर्म पे कई बार मैंने इसको रिवाइज कराया हुआ है, इसलिए डोंट फॉरगेट उसको। जो वर्जिल का एनीड है उसका ट्रांसलेशन हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने किया था और वर्जिल का एनीड वाज रिटन इन लैटिन। बाद में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया और वर्जिल का एनीड इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक, दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक है। उस 12 किताबों में से 2 किताबें, बुक सेकेंड एंड बुक 4, ये दोनों किताबें जो है ली गई, किसके द्वारा ली गई थी? हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे के द्वारा। एंड इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश इन 1540। 1540 में ये काम किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो है, जो ब्लैंक वर्ड्स है, इट बिकेम एन आइडियल मीटर। यह एक तरह से आइडियल मीटर बना या एक तरह का आइडियल वर्ड फॉर्म था। किस एज में? किस एज में? सर वेथन एज। एलिजाबेथन एज। गुड, एलिजाबेथन एज में बना है। एलिजाबेथन एज के अलावा जो है जैकोबियन एज में भी रहा है, कॉमनवेल्थ पीरियड में भी था, और इसके अलावा एज ऑफ जॉन मिल्टन में। अगर आप एलिजाबेथन एज से बात करते हैं तो लगातार आपको कहाँ तक चलना है? एज ऑफ जॉन मिल्टन तक। क्यों? क्योंकि जो जॉन मिल्टन उन्होंने खुद ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। उनका पैराडाइज लास्ट, उनका पैराडाइज रिगेड, ये सबका सब किस में था? ये सबका सब जो है आपका उसी में रहा था। पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेड ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा गया है। हाँ, ब्लैंक वर्ड्स कुछ समय के लिए, करीब 100 साल से ज्यादा, 1660 से लेकर 1785 तक ब्लैंक वर्ड्स का यूज कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। वहां पे हीरोइक कपलेट आता है और हीरोइक कपलेट वाज द स्टैंडर्ड मीटर, खास करके रिस्टोरेशन एज में, ऑगस्टन एज में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में, फ्रॉम 1660 टू 1785। तो करीब आप देखेंगे कि 125 साल ब्लैंक वर्ड्स का यूज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रोमांटिक एज आता है, जैसे ही विक्टोरियन एज आता है, फिर ब्लैंक वर्ड्स का यूज उसी तरह से होने लगता है। तो इफ यू टॉक अबाउट ब्लैंक वर्ड्स, तो मैंने पहले भी बताया कि ब्लैंक वर्ड्स जो है आपका अनराइम्ड है। ब्लैंक वर्ड्स को ब्लैंक इसीलिए कहा जाता है, उसमें राइमिंग नहीं होता है, इसलिए वो ब्लैंक है, खाली है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से खाली है? कि उसमें कोई राइम पैटर्न नहीं है। ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है? हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने यूज किया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने इसको किसमें यूज किया है? वर्जिल का जो लिटरेरी एपिक है एनीड, उसमें उन्होंने इसको यूज किया हुआ है। बुक सेकेंड एंड बुक 4 1540 ईस्वी में। वर्जिल एनीड बुक सेकेंड एंड बुक 4 1540 में। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो किताब है ये जो है लैटिन में थी और इसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ था। और ये जो एपिक, ये जो किताब एनीड है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक, या लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है।
literary that was divided into 12 books, but he picked up only two books, book second and book four, and translated it from Latin into English in 1540. So that job या that work या जो भी उनके द्वारा noble task has been taken by that person, it was accomplished, and in this way you find it became an ideal meter. किस एज में? एलिजाबेथन एज में 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625, कैरोलिन एज 1625 से 1649, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660, और इसी में से आपका कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को हम किसके नाम से जानते हैं? एज ऑफ जॉन मिल्टन के नाम से जानते हैं या प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं। उसके बाद इट वाज नॉट द आइडियल मीटर इन रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। लगभग 125 साल तक ब्लैंक वर्ड्स गायब रही, हीरोइक कपलेट आता है। बट एज यू इंटर्ड इनटू रोमांटिक इरा, यू अगेन फाइंड व्हाट यू अगेन फाइंड कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज होने लगता है। जो वर्ड्सवर्थ है पूरा पोयम उनका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, द प्रीलिम का ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, एक्सकर्जन ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई, टिंटन एबे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। Not only this man, even all the romantic poets, whether old generation, whether young generation, new generation, they all have adopted, they all have taken it, and they all have written their poems only in blank words. So again, I would like to ask two questions. How many members do you find in university wits? University wits में कितने members थे? 7 sir. 7. यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स थे। दे स्टडीड फ्रॉम 2 यूनिवर्सिटीज, उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। कौन कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज रही है? Oxford and Cambridge. Oxford, Cambridge. गुड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, 2 यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज में। एलिजाबेथन एज में कौन सा लिटरेरी फॉर्म ज्यादा पॉपुलर था? ड्रामा, एसे यानी प्रोज, या पोइट्री? Elizabethan age में which form of literature was much popular, whether it was drama, prose or poetry? Drama sir, drama. Drama ही Yeah, था। it was, yeah, drama popular था। आपका जो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए ऑलरेडी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। Which was the first English tragedy? Gorwood sir. Alberta Canberra. Garbodok was the first English tragedy. It was written by whom? Thomas Sackville and Thomas Norton. Thomas Sackville and Thomas Norton. And again, I would like to ask one more question. That is, what is the subtitle of this Garbodok? Forex and Forex. Forex and Forex. Who has written Tamberlane, Jew of Malta, Dr. Faustus, Edward II? Christopher Marlowe. Christopher Marlowe has written Dr. Faustus, Jew of Malta, and Edward II. It was written by whom? It was written by Christopher Marlowe. So Christopher Marlowe is also known as Kit Marlowe, K-I-T, Kit Marlowe. Already I told you. And he was the contemporary of William Shakespeare, though he died in the prime age of his life. शेक्सपियर के ने जब अपना करियर शुरू किया तब क्रिस्टोफर मार्लो दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, लगभग जब उनका पॉपुलैरिटी होती तो। लेकिन एक चीज है कि जो इंग्लिश ट्रेजेडीज विच वी सी इन एलिजाबेथन एज या विच वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है तो क्रिस्टोफर मार्लो का ही था। इन्होंने जितना भी लिखा, जो ट्रेजेडीज है उसको लिखा, ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया, और इंग्लिश का पहला हिस्टोरिकल प्ले इन्होंने लिखा हुआ है। इंग्लिश का पहला हिस्टोरिकल प्ले कौन सा है? द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले रिटन बाय दिस मैन। Why are you missing? अभी मैंने बताया था एडवर्ड सेकेंड, मैंने बताया था कि एडवर्ड सेकेंड is the first historical play written by Christopher Marlowe. I don't know कि why are you not
Getting the point. A question so many times it has been asked even in TGT, PGT, KVS, NVS, UGC, NET. These things you see. So concentrate and try to find out the important point which I am highlighting or pointing out. Already I told you कि Edward II is the first historical play written by Christopher Marlowe. खैर उसके बाद जो ये बताया जा रहा था कि इनका डिटेल में बताया जा रहा था कि जो यूनिवर्सिटी विट्स के क्रिस्टोफर मार्लो है, इनका जन्म कब हुआ है? 1564 में हुआ था. ही डाइड इन की Marlowe was the first to achieve critical reputation for his use of blank verse, which became the standard for the era. हीरो एंड लिएंडर ये भी पूछा जा चुका है. हीरो एंड लिएंडर ये जो है इनका लॉन्ग नैरेटिव पोयम है. किसका लॉन्ग नैरेटिव पोयम है? क्रिस्टोफर मार्लो का. क्रिस्टोफर मार्लो मीन्स ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ ट्रांसलेटर. पोएट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे. और जो है ड्रामेटिस्ट में उनका जो प्लेज है वो ट्रेजिडीज की कैटेगरी में आता है. केवल एक है जो हिस्टोरिकल प्ले है, उन्होंने कॉमेडीज नहीं लिखा हुआ. एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्रामा के अलावा ही हैज रिटन अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम इन टाइटल हीरो एंड लिएंडर. अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हीरो एंड लिएंडर, हीरो एंड लिएंडर इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो दैट रीटेल्स द ग्रीक मिथ ऑफ हीरो एंड लिएंडर. जो कि ग्रीक मिथ को, जो ग्रीक की जो पौराणिक कथाएं हैं उसको लेकर के वो बात करता है, हीरो एंड लिएंडर. आफ्टर मार्लोज अनटाइमली डेथ इट वाज कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन. और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि ये जो हीरो एंड लिएंडर है ये लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, इसको किसने लिखा हुआ था? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे, बीच में उनकी डेथ हो गई थी. Then the task was completed by whom? The task was completed by George Chapman. What is the name? That is a George Chapman. जो टास्क है वो जो कंप्लीट हुआ था किसके द्वारा? जॉर्ज चैपमैन के द्वारा कंप्लीट किया गया था. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. सो अगेन आई एम आस्किंग कि हु हैज रिटन हीरो एंड लिएंडर? हीरो एंड लिएंडर किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने. क्रिस्टोफर मार्लो ने. इट वाज लॉन्ग नैरेटिव पोयम, बट you can say कि he died in the early age of his life. Yeah, when he was writing the poem, he died. Yeah, he left this world. Later on, the task was completed by who? जॉर्ज चैपमैन सन. George Chapman. The task was completed by George Chapman. The poem may be called an एपिलियन. ये चीज देखिएगा, ये नया शब्द है, मुझे भी ये नया शब्द एक बार मेरे दिमाग से गुजरा था, लेकिन ये चीज मैं मिस कर गया था. मैं इसको यहाँ से ऊपर क्यों कर दे रहा हूँ कि जो पोयम है इसको एपिलियन कहा जा सकता है. ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा, ध्यान से इसको देखिएगा. EPYLLION, इपीलियन. EPYLLION. जो पोयम है, द पोयम मे बी कॉल्ड एन एपिलियन. जो पोयम है यह एक एपिलियन थी. एपिलियन का मतलब क्या होता है? लिटिल एपिक. छोटे एपिक को क्या कहा जाएगा? एपिलियन कहा जाएगा. अभी तक हम लोगों ने कितना चीजें पढ़ी है? एपिक पढ़ा हुआ है. एपिक कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है. कौन कौन सा होता है? प्राइमरी एपिक, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी एपिक. प्राइमरी एपिक इज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल एपिक. सेकेंडरी एपिक इज आल्सो नोन एज लिटरेरी एपिक. The first primary epic of the world was Homer's Iliad and Odyssey. And in English literature, the first primary epic was Beowulf, which came in Anglo-Saxon period. As far as matter is concerned, to first literary epic in the world, that was what? That was Virgil's Aeneid. Virgil's Aeneid. And Ramayana and Mahabharata of India, that is also known as epic. They are the example of what? These are the example of primary epic. वो primary epic का example है. फिर उसके बाद जो है हम ये चीज सर फर्स्ट जो प्राइमरी एपिक माना जाएगा वो वर्जिल एनीड माना जाएगा. हाँ, फर्स्ट प्राइमरी एपिक दुनिया का वर्जिल का एनीड, नॉट वर्जिल का एनीड. प्राइमरी एपिक की अगर आप बात करते हैं होमर्स इलियड एंड ओडिसी.
और अगर जो है फर्स्ट लिटरेरी एपिक की बात आएगी तो वर्जिल का एनीड। अच्छा, तो इंग्लिश में भी वही माना जाएगा? नहीं, इंग्लिश में यही माना जाएगा। मैंने कहा दुनिया का इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे तो मिल्टन से शुरू होगा, पैराडाइज लॉस्ट। जी सर, यही क्वेश्चन। ओके सर। फिर उन्होंने बताया कि एपिलियन क्या होता है। द पोयम में बी कॉल्ड एन एपिलियन, EPYLLION, दैट इज अ लिटिल एपिक। इसका मतलब क्या होता है? छोटा सा एपिक। इट इज लॉन्गर दैन लिरिक और एलजी। ये एलजी और लिरिक से बड़ा होता है, बट कंसर्न विद लव रादर देन विद ट्रेडिशनल एपिक। इसमें थीम जो होगा लव होगा, ना कि ट्रेडिशनल एपिक का सब्जेक्ट होता है। इट हैज लेंथी डाइग्रेशन। सो you find here कि we must also know कि what is epyllion. EPYLLION. Epyllion means little epic. May I know, did you get the first question? Have you covered it? यस सर। Yeah. So what you have to remember? You have to remember Christopher Marlowe. You have to remember University Weeds. You have to remember Elizabethan Age. You have to remember Black Verse. You have to remember Hero and Leander. You have to remember Epyllion. And the task was done by George Chapman. ये पूरा एक क्वेश्चन एक इतना इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। 2 है, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। इनमें से कौन से यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा नहीं है? थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज एंड बेन जॉनसन। बेन जॉनसन नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स है वो एलिजाबेथन एज या उसके पहले आए हुए हैं, और बेन जॉनसन जैकोबियन एज के थे। दूसरा चीज, यूनिवर्सिटी विट्स को इसलिए यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है बिकॉज ऑल द 7 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग वन, दे ऑल स्टडीड एट कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनका जो एजुकेशन हुआ था वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दो यूनिवर्सिटीज में हुआ था, और वो सारे स्कॉलर्स एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने फिर काम करना शुरू किया। इसलिए उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। लेकिन उस ग्रुप में कौन राइटर नहीं शामिल थे? बेन जॉनसन नहीं शामिल थे। बेन जॉनसन ऑलरेडी बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, लेकिन वो दूसरे एज से उन सबके गुजर जाने के बाद वो आते हैं। शेक्सपियर के भी गुजर जाने के बाद, या शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कहे जा सकते हैं। सो यू फाइंड यहाँ पे आंसर में बेन जॉनसन द यूनिवर्सिटी। आंसर क्या है? बेन जॉनसन है। द यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज। यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज है यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स किस सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट थे? यूनिवर्सिटी विट्स 16वीं शताब्दी के ड्रामेटिस्ट थे, और वो नॉवेलिस्ट नहीं थे। वो ट्रांसलेटर हो सकते हैं, वो पोएट कुछ हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका क्या था? दे वर द प्ले राइट्स, दे वर द ड्रामेटिस्ट। सो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, यूनिवर्सिटी विट्स जो एक फ्रेज है, यह नाम दिया गया है अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी प्ले राइट्स। लेट 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मतलब 1550 के बाद। सो यू फाइंड दिस एंड यूनिवर्सिटीज। और वो उनका क्या हुआ था? एंड पैम्फलेटियर्स, उन्होंने पैम्फलेट भी लिखा था। हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज, कहाँ पे? उन्होंने दो यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में स्टडी किया था। इस वजह से उनको जो है क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। एंड हु बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर्स, और वो जो है सेकुलर राइटर्स भी बाद में पॉपुलर हुए थे। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप पर क्रिस्टोफर मार्लो। कह रहे हैं कि इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर थे उनमें से एक क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नैश है। ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो आपको ये अलग करना पड़ेगा। एमंग 7 मेंबर्स, 3 मेंबर्स स्टडीड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज से जिन लोगों ने पढ़ाई की है कौन कौन से? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। ये एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, दे स्टडीड फ्रॉम कैम्ब्रिज। जॉन लाइली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। तो ये तीनों का, ये जो तीन है इनका अलग से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और कौन से? जॉन लाइली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, 3 3 6। जो एक नाम बच रहा है
वो दोनों में नहीं पढ़ाई किए हुए थे, वो बिल्कुल अलग थे। आगे दिया गया जो नाम बच रहा है, थॉमस किड इज जी, यही सर हम पूछना चाह रहे थे। थॉमस किड थे सर, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। नहीं, वो किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। थॉमस किड इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, बट ही डिड नॉट स्टडी फ्रॉम अफोरमेंशन यूनिवर्सिटी। उन्होंने ऊपर की जो दो यूनिवर्सिटीज है वहां से किसी से उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अपने वर्क की वजह से और उस जमाने में आने की वजह से, इनके साथ काम करने की वजह से इनको भी यूनिवर्सिटी विट्स के में शामिल कर लिया गया था। तो यूनिवर्सिटी विट्स में टोटल कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। 7 में से 6 जो है दो यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ से कौन कौन पढ़े थे, कैम्ब्रिज से कौन कौन पढ़े थे? सर देखिए आप कैम्ब्रिज अगर से थॉमस नाश एंड क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, दैट्स गुड सोनिया, कि उन्होंने जो पढ़ाई की थी, कौन कौन से लोग रहे प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप पर? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज। इन लोगों ने कहाँ से पढ़ाई किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किसने पढ़ाई किया था? हेमराज जी आप बताइए, जब तक नाम नहीं लेंगे जॉन तब तक आप लोग बोलेंगे। जॉन लिली थॉमस मार्लो ओ नो, कहाँ से? थॉमस एंड मार्लो कौन से है? थॉमस लॉज है, मार्लो नहीं है। जॉन लाइली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये पील। तीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। एंड शबाना, यू हैव टू टेल मी कि हु डिड नॉट स्टडी फ्रॉम दीज टू यूनिवर्सिटीज? शबाना, अगर अनम्यूट नहीं कर पा रही तो जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। सारिका मैडम या शबाना has given the right answer, she has given, yeah, थॉमस किड का। म्यूट कर लीजिए, ये लोगों ने नहीं किया है, म्यूट कर लीजिए। सो यू फाइंड हियर व्हाट की प्रोमिनेंट मेंबर्स जो लोग थे, सो यू सी हियर कि जो भी इसके प्रोमिनेंट मेंबर से क्या थे या क्या क्वेश्चन था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशन यू फाइंड सो मेनी पॉइंट। क्वेश्चन टू यही है कि हु इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विड्स, तो जो उसके पार्ट है वो कौन है, नहीं है। मैंने आपको बताया था बेन जॉनसन, क्यों? क्योंकि बेन जॉनसन बिलोंग्स टू जैकोबियन एज, शेक्सपियर के बाद, और शेक्सपियर को कंटेम्प्रेरी थे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी विड्स जो आपका फ्रेज है, यह एक ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट है जो 16वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, लेट 16th सेंचुरी, जो कि ड्रामेटिस्ट रहे हैं और पैम्फलेटियर्स थे। दे स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर्स। इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लोगों ने पढ़ाई किया था। जॉन लाइली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, दे स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थॉमस किड उसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद थोड़ा बहुत बात इस पे बेन जॉनसन को भी लेकर के किया गया है। जो बेन जॉनसन है वो क्या है? बेन जॉनसन, ही वाज बोर्न इन 1572, डाइड इन 1637, वाज एन इंग्लिश प्लेराइट, वो भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है और पोएट थे, प्लेराइट एंड पोएट। दे वर नॉट नॉवेलिस्ट, क्योंकि जो इंग्लिश नॉवेल आता है वो 18th सेंचुरी में आता है। अभी तक इंग्लिश में केवल क्या आए हुए? पोएम, दे वर पोएट्स, दे वर प्लेराइट, दे वर पैम्फलेटियर्स, प्रोज राइटर्स, essayists, but they were not novelists, तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू कीप इन योर माइंड, ही पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। उन्होंने, किन्होंने? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को, अभी आप देखिएगा लास्ट ईयर वाले उसमें पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर के एक क्वेश्चन में वेदर इट वाज आस्क्ड इन दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में भी आया हुआ था कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को किसने पॉपुलराइज किया था? बेन जॉनसन ने। और उनको जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर के रूप में जाना जाता है।
सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का बड़ा राइटर कौन है? बेन जॉनसन है। एंड ही बिलोंग्स टू विच एज? ही बिलोंग्स टू जैकोबियन एज। एंड दिस जैकोबियन एज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 60 पीरियड कवर करता है जो जैकोबियन एज है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ whom he was the contemporary of विलियम शेक्सपियर। उसके बाद ही पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज सैटिरिकल प्लेज। वो जिसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने सैटिरिकल प्लेज के लिए, और उसमें से एवरी मैन इन इज ह्यूमर, और एक उनका प्ले है वॉलपोन और द फॉक्स। वॉलपोन या फॉक्स भी पूछा जा चुका है कि वॉलपोन का सब टाइटल क्या है? द फॉक्स है। इट केम इन 1606। और कॉमेडी ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इट केम इन 1598। द एल्केमिस्ट यूजीसी नेट में आ चुका है, इट केम इन 1610। बार्थोलोम्यू फेयर इट केम इन 1640, 1614 इसमें पब्लिश हुआ। ही इज जनरली रिगार्डेड एज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आफ्टर विलियम शेक्सपियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर के बाद कौन से ड्रामेटिस्ट सबसे ज्यादा फेमस हुए? उनके तुरंत बाद। वैसे तो बहुत सारे ड्रामेटिस्ट यू फाइंड, सो मेनी प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, so many dramatists you find they got name, fame, prosperity in the entire world, but उनके मौत के तुरंत बाद शेक्सपियर के अगर किसी ड्रामेटिस्ट ने जो है, इफ एनी ड्रामेटिस्ट acclaimed name, fame, reputation, something prosperity in his life, who was that was बेन जॉनसन। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे और एक नई तरह का ड्रामा उन्होंने लिखना शुरू किया। एंड यू फाइंड ईयर कि इसके अलावा जो है आफ्टर विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, जैकोबियन एज में जो किंग थे वो कौन से थे? जेम्स फर्स्ट थे। इन 1616 ही बिकेम द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इंग्लिश के पहले लाउरिएट पोएट कौन से थे? द फर्स्ट लाउरिएट पोएट इन इंग्लिश वाज हु? द फर्स्ट लाउरिएट पोएट इन इंग्लिश वाज दिस मैन, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन थे। बेन जॉनसन के बाद सर डी एविनार्ड आते हैं। सर डी एविनार्ड के बाद जो है ऑफिशियल पोएट आते हैं जिनका नाम जॉन ड्राइडन था। एंड सिजेनस एंड कैटलीन उनका टू ट्रेजेडी है। सिजेनस एंड कैटलीन उनका क्या है? टू ट्रेजेडीज है। तो अगेन आई वांट टू नो कि बेन जॉनसन किस चीज के लिए फेमस है? व्हाई वाज ही फेमस या व्हाई इज ही फेमस? व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेन जॉनसन यू फाइंड इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में बेन जॉनसन का क्या कंट्रीब्यूशन है? गिव मी इंग्लिश क्विक रिस्पांस। प्लेराइट्स सर। ओ नो, इंग्लिश प्लेराइट्स तो है ही है। आई पोएट। नॉट हिज और कंट्रीब्यूशन एज एवरीवन इंग्लिश प्लेयर। पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए सर। या अब आप एग्जैक्ट जवाब दे रहे हैं कि ही इज फेमस फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, मींस ही स्टार्टेड टू राइट अ न्यू टाइप ऑफ प्ले। या एक तरह से आप कह सकते हैं कि ड्रामा में उन्होंने एक नए ढंग का जो है प्ले लिखना शुरू किया। दिस इज व्हाई ही इज फेमस। और शेक्सपियर तो अपने समय में ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, रोमांस और लव ट्रेजेडी, रोमन प्लेज ही हैज रिटन, लेकिन उनसे अलग हट करके इन्होंने लिखा हुआ था ना। आफ्टर गिविंग आंसर प्लीज म्यूट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांट टू नो कि ही बिलोंग्स टू विच एज? किस एज से वो बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज से सर। He belongs to Jacobian age, ठीक है। And next point I want to know कि if he belongs to Jacobian age, what was the date of Jacobian age? Jacobian age का डेट क्या है? 1625 से 1649। ओ नो, आपको पता नहीं क्या इतना जल्दबाजी में। 1603 से 1625 है सर। 1603 से 1625 है सर। 1603 से 1625 बताया गया। Who was the king? जेम्स फर्स्ट। Jacobian फर्स्ट। जेम्स जेम्स फर्स्ट फर्स्ट सर। और उस समय के एक लीडिंग पोएट भी थे। अभी कल मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जैकोबियन एज में एक बड़े पोएट आए थे, उनका नाम क्या था? जॉन डन। जॉन डन, फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जस्ट टेल मी द टू ट्रेजेडीज ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का दो ट्रेजेडीज कौन सा है?
The two tragedies of Ben Jonson. Sejanus and Catiline. Yeah, Sejanus and Catiline. Who has written Every Man in His Humor, The Alchemist, Walpole and the Fox, and Bartholomew Fair? No, sir. Ben Jonson. Now you find कि क्वेश्चन नंबर 3 है हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है इसको किसने क्वाइन किया हुआ है? जॉर्ज सेंसबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स? द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज क्वाइंड बाय जॉर्ज सेंसबरी। जॉर्ज सेंसबरी 19th सेंचुरी। किस एज के? 19th सेंचुरी के। इनकी एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत पॉपुलर किताब है। जॉर्ज सेंसबरी 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर क्वाइंड द टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स के हेड कौन थे? जो है हेड का मतलब सिंपल का क्या मतलब है? हेड का मतलब कि उनमें से बड़े राइटर कौन थे? तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज द हेड। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द हेड। और एक एक लाइन यहाँ लिखी गई है ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टीजीटी में 2 बार आ चुका है। हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर? क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के लिए कोई रास्ता तैयार करता है तो उसके लिए वर्ड आता है पेव, ना कि मेड। तो ही पेव द वे फॉर शेक्सपियर। ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, PAVED। या सेट कर रहा था कुछ करके वहां में इधर आप लोग या तो बात कर लिए बैकग्राउंड से, मुझे आवाज आनी थी, या तो मुझे पढ़ाने दीजिए। 50 बार कहेंगे आफ्टर गिविंग आंसर यू हैव टू म्यूट। समझ में नहीं आता है। सो यू फाइंड यहाँ पे क्या यू फाइंड कि उसका जो वो थे, क्या नाम है, क्रिस्टोफर मार्लो, ही पेव द वे फॉर शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 5 है हु यूज द फ्रेज अपस्टार्ट क्रोस, अपस्टार्ट क्रो एवं यूनिवर्सिटी विट्स फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए अपस्टार्ट क्रो फ्रेज किसने यूज किया? कई बार पूछा जा चुका है। इट वाज यूज्ड बाय हु? इट वाज यूज्ड बाय रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को कम करके आंका था। जब शेक्सपियर जो है अपना कार्य शुरू कर रहे थे और शेक्सपियर को कोई जगह नहीं मिल रही थी और शेक्सपियर ने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, तो रॉबर्ट ग्रीन जो यूनिवर्सिटी विट्स के अगर कहा जाए उसी समय के थे, उन्होंने शेक्सपियर की आलोचना की और उन्होंने कहा कि अपस्टार्ट प्रो, ये एक फ्रेज है। अपस्टार्ट प्रो मतलब कौवे की तरह से काम काम केवल कर रहे हैं, इन्होंने अपने किया, बोलते ज्यादा है काम इनका कुछ नहीं, इस तरह का कमेंट उन्होंने किया हुआ था। ये कई बार आ चुका है शेक्सपियर को लेकर के। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि क्या क्या किसके द्वारा कहा गया है। नाउ एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन के बारे में बताया जा रहा है कौन रहे। रॉबर्ट ग्रीन यूज्ड दिस फ्रेज फॉर शेक्सपियर इन हिज पैम्फलेट ग्रीन्स गोट्स वर्थ ऑफ विट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिस पैम्फलेट में उन्होंने यूज किया हुआ। कौन सा पैम्फलेट? ग्रीन्स, GREENS, ग्रीन्स गोट्स GOATS वर्थ ऑफ विट। ग्रीन्स गोट्स वर्थ ऑफ विट, ये चीज लर्न कर लीजिएगा। ही रोट पेंडास्टर, उन्होंने पेंडास्टर नाम का एक वर्क लिखा हुआ था, मैं सर्किल को हटा दे रहा हूँ। ही रोट पेंडास्टर, वर्क का क्या नाम है? सॉरी पेंडास्टो है, PANDOSTO। 1588 में, जो कि क्या है? अप्रोज रोमांस है। प्रोज रोमांस वह होता है जब कोई चीज प्रोज में लिखी जाए, और प्रोज में लिखी जाए लेकिन उसमें लव हो, अफेयर हो, और साथ ही साथ उसमें एक नेचुरल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हो, पैस्टरल एक तरह से विलेज एरिया का पिक्चर दिखाया जाता हो या डिपिक्शन किया जाता हो, तो जो प्रोज रोमांस होगा। तो उनकी प्रोज रोमांस का क्या नाम है? फोंडास्टो, PONDOSTO। और ये जो फोंडास्टो रहा, इट वाज अ प्रोज रोमांस द डायरेक्ट सोर्स ऑफ शेक्सपियर द विंटर्स टेल। और शेक्सपियर का जो प्ले है द विंटर्स टेल, या उनका क्या था, उनके उस प्ले का सोर्स रहा। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड। सो टुडे यू आर गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, and already I said कि you have to repeat it twice thrice after completing the lecture। कल आप इसको फिर भी रिवाइज करते रहिएगा 1-2 बार और चीजें। सो यू फाइंड इट हियर व्हाट कि जो रॉबर्ट ग्रीन है उन्होंने फ्रेज यूज किया, कौन सा फ्रेज? आप स्टार्ट करो, और अपने पैम्फलेट में ग्रीस गोट्स वर्थ ऑफ विट, ये WIT विट लिखा है, WIT।
और इन्होंने इसके अलावा उन्होंने पोंडास्टो नाम का एक जो प्रोज रोमांस लिखा है, और वह पोंडास्टो नाम का प्रोज रोमांस शेक्सपियर के विंटर्स टेल्स का सोर्स रहा है। इट इज सेड दैट, ये भी कहा जाता है दैट रॉबर्ट ग्रीन फर्निश्ड शेक्सपियर अ मॉडल इन ड्रामेटिक कॉमेडी। ये भी कहा जाता है रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को की कॉमेडी में काफी सुधार किया। शेक्सपियर ने जो कॉमेडीज लिखा वो रॉबर्ट ग्रीन से ही मुतासिर होकर के, या उससे आकर्षित होकर के, या उनसे आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट होकर के उन्होंने लिखा कॉमेडी ऑफ रोमांस। तो अगर शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर क्रिस्टोफर मार्लो का इन्फ्लुएंस है, तो शेक्सपियर की कॉमेडी पर रॉबर्ट ग्रीन का इन्फ्लुएंस है। Again, I would like to ask the question कि who coined the term the phrase यूनिवर्सिटी गिग्स जो था, एक फ्रेज किसने कॉइन किया था? जॉर्ज सेंसबरी ने सर। या जॉर्ज सेंसबरी ने। यूनिवर्सिटी गिग्स लीडर कौन, हु वाज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी गिग्स? मार्लो। दैट्स गुड, क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूछा था कि अपस्टार्ट प्रो किसने यूज किया था शेक्सपियर के लिए? रॉबर्ट ग्रीन ने सर। रॉबर्ट ग्रीन ने। जो पोंडास्टो जो प्रोज रोमांस है, इसको किसने लिखा था? रॉबर्ट ग्रीन ने सर। और रॉबर्ट ग्रीन ने। और ये शेक्सपियर के किस प्ले का सोर्स है? विंटर्स टेल। विंटर्स टेल एक बहुत फेमस प्रोज रोमांस है जिसका नाम है आर्केडिया। आर्केडिया प्रोज रोमांस किसने लिखा है? और फिलिप सिडनी का है शायद। या सर फिलिप फिलिप सिडनी। सिडनी। सर फिलिप सिडनी। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 6 है द ग्रेटेस्ट पोएटिक ड्रामिस्ट एवं यूनिवर्सिटी विट्स वाज। जो सबसे महान पोएटिक ड्रामेटिस्ट थे, पोएटिक ड्रामेटिस्ट की बात कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट पोएटिक ड्रामेटिस्ट एवं यूनिवर्सिटी विट्स वाज। यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे बड़े पोएटिक ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने ड्रामा लिखा पोइट्री की भाषा में, जिस तरह से शेक्सपियर लिखते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स में उसमें कौन से थे? क्रिस्टोफर मार्लो थे। तो यू फाइंड दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी गिग्स। यूनिवर्सिटी गिग्स का लीडर कौन था? जॉन लाइली। देखिए, हेड एक अलग चीज है और लीडर एक अलग चीज है। द वर्ड लीडर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि किसने पूरी टीम को लीड किया, किसने यूनिवर्सिटी गिग्स के सारे मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा किया और एक पूरा ग्रुप का निर्माण किया। तो ये क्रेडिट किसको दिया जाता है? जॉन लाइली को दिया जाता है। तो हेड कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो है। ग्रेटेस्ट पोएटिक ड्रामेटिस्ट कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो है। लेकिन जब आप लीडर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? जॉन लाइली की बात करेंगे। जॉन लाइली वाज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। ही रोट यूफ्यूज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूफ्यूज का सब टाइटल क्या है? एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में आई है। ही रोट यूफ्यूज और एनाटॉमी ऑफ विट 1578। His most famous plays are Endymion, Endymion, Campaspe, Sappho and Phao and Galati। अगर कुछ नहीं याद में आता है तो बस इतना समझना है कि उनका यूफ्यूज आपको समझना, यूफ्यूज आपको छोड़ना नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस पॉइंट हैज बीन आस्क्ड। 1578 में उन्होंने इसको लिखा हुआ है। तो जो यूफ्यूज है या एनाटॉमी ऑफ विट है, ये जॉन लाइली ने इसको लिखा हुआ है। और जॉन लाइली आपको क्या थे? ही वाज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी गिग्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हु रोट रोजालिंड। रोजालिंड किसने लिखा? एंड यूफ्यूज गोल्डन लीगेसी। दो वर्ड पूछा जा रहा है। रोजालिंड किसने लिखा? एंड यूफ्यूज गोल्डन लीगेसी। तो ये किसका वर्क है? रोजालिंड यूफ्यूज गोल्डन लीगेसी थॉमस लॉज का वर्क है। आंसर दे रहा है थॉमस लॉज। रोजालिंड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ शेक्सपियर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, 1599 ईस्वी में आता है। ये किस पर आधारित है? ये जो है थॉमस लॉज के रोजालिंड पर आधारित है। जैसे अभी आपको जो है बताया गया कि जो प्रोज रोमांस है जो लिखा गया था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, और शेक्सपियर का प्ले द विंटर्स टेल उसका अल्टीमेट सोर्स वही रहा है। ऐसे ही शेक्सपियर के प्ले जिसका नाम एज यू लाइक इट है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या था? उसका अल्टीमेट सोर्स रोजालिंड। इसके अलावा एक और वर्क है स्कूल ऑफ एब्यूज इज अ प्रोज वर्क ऑफ स्टीफन बोजॉन। ये यूजीसी नेट पे आ चुका है। स्कूल ऑफ एब्यूज इज अ प्रोज वर्क ऑफ, यह प्रोज वर्क है किसका? स्टीफन बोजॉन का। मैं सर्किल हटा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। स्टीफन बोजॉन, दिस स्टीफन बोजॉन।
उन्होंने जब इसको लिखा तो इसमें उन्होंने पोएट की पोइट्री की आलोचना की, तो इसके जवाब में थॉमस लॉज ने लिखा था डिफेंस ऑफ पोइट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्लेज, डिफेंस ऑफ पोइट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्लेज। So you see here what की School of Abuse is a prose work of Stephen Gozon, और थॉमस लॉज ने क्या किया था, उसके रिस्पॉन्ड में लिखा था डिफेंस ऑफ पोइट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्ले। क्वेश्चन नंबर 9 है हु रोट यूटोपिया। तो ऑलरेडी यू नो कि जो यूटोपिया है ये किसका वर्क है, यूटोपिया ये मोर का, टॉमस मोर्स का यूटोपिया है। टॉमस मोर ने लिखा है यूटोपिया। यूटोपिया लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में अ प्लेस लाइक हेवन, स्वर्ग जैसी जगह। यूटोपिया का एंटोनिम होता है डाइस्टोपिया। डाइस्टोपिया भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि अ प्लेस लाइक हेल, एक ऐसी जगह जिस जो नर्क जैसी हो, मतलब जहाँ पे दुख बहुत ज्यादा होगा उसका तुलना डाइस्टोपिया से किया जाएगा। जहाँ पे सुख है, रोमांस है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, उसका तुलना यूटोपिया, मतलब वो यूटोपिया है। आंसर टॉमस मोर, ही वाज अ रिनेसां ह्यूमनिस्ट। जो टॉमस मोर थे रिनेसां ह्यूमनिस्ट थे। ही आल्सो सर्व्ड हेनरी एट, उन्होंने किंग हेनरी एट की सेवा की थी एज लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम अक्टूबर 1529 टू 1532। ही रोट यूटोपिया, उन्होंने यूटोपिया लिखा था, पब्लिश्ड इन 1576, जो 1576 में पब्लिश हुआ था, विच डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एन इमेजिनरी आइलैंड स्टेट। और इसमें जो है एक काल्पनिक दुनिया की तस्वीर पेश की गई है कि एक काल्पनिक दुनिया और उस दुनिया का जो बादशाह होगा वो कैसा होगा और वो क्या करेगा, एक इमेजिनरी लैंड को लेकर के बात की गई है। he was convicted of treason and executed, और बाद में उनके ऊपर कन्विक्शन का आरोप लगा, ट्रीजन का आरोप लगा, विश्वासघात का, और फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है। और जिस समय उनका मर्डर किया जाता है उन्होंने लिखा आई डाई द किंग्स गुड सर्वेंट एंड गॉड्स फर्स्ट, मैं राजा के नौकर के रूप में तो मर रहा हूँ लेकिन सबसे पहले मैं ईश्वर का नौकर था। ये भी लाइन पूछी जा चुकी है कि स्टेटमेंट किसका, आई डाई द किंग्स गुड सर्वेंट एंड गॉड्स फर्स्ट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो जो यूटोपिया है किसका वर्क है, टॉमस मोर का। मैंने बताया कि टुडे शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी आपके यहाँ चल रहा है इस क्लास में, जो हमने क्लास शुरू किया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो सारे के सारे आप ये समझिए कि आप पूरा एक मूवमेंट तैयार, एक पूरा स्कूल आपका तैयार हो रहा है। वो कौन सा, यूनिवर्सिटी विट्स हो रहा है। इसके पहले हमने किस पे बात किया था, रिनेशा पे बात किया था, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। सो मोर को लेकर के आपको ये सब चीज तैयार करना है कि मोर ने क्या कहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इसमें से कौन सा एक मिसमैच है, सही नहीं है। न्यू एटलांटिस फ्रांसिस बेकर का वर्क है, सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरी वॉल सैमुअल बटलर का वर्क है, सही है। कैंडाइड वॉल्टेयर का वर्क है, सही है। नोवा मार्गेनम फ्रांसिस बेकर का वर्क है, सही है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियान का वर्क है, सही है। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन टॉमस नैश का है, ये भी सही है। और ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और लाइफ ऑफ जैक विल्टन है, ये पिकरेस्क नॉवेल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, पिकरेस्क नॉवेल। आर्केडिया ये प्रोज रोमांस है, आर्केडिया प्रोज रोमांस है, बट दिस आर्केडिया प्रोज रोमांस है, लेकिन ये प्रोज रोमांस जॉन मिल्टन का नहीं है। अभी अभी आप लोग बताए थे कि ये सर फिलिप सिडनी का है। बाकी ये जितने वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क आपको ध्यान में रखना है। न्यू अटलांटिस फ्रांसिस बेकन, इरी वॉल सैमुअल बटलर, कैंडाइड CNDIDE, वॉल्टेयर, नोवा मार्गेरम, फ्रांसिस बेकन, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियान, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और लाइफ ऑफ जैक मिल्टन, टॉमस नैश, आर्केडिया जॉन मिल्टन का ना होकर के आर्केडिया इज अ प्रोज रोमांस ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी का है। हु रोट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिन्होंने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है उन्होंने इसको लिखा था। हाँ, एक और पॉइंट बताएंगे कि आर्केड्स जो है क्या है, मास्क है किसका, जॉन मिल्टन का। आर्केडिया नहीं, आर्केड्स। आर्केड्स इज अ मास्क ऑफ जॉन मिल्टन। आर्केड्स जो है मास्क है किसका है, जॉन मिल्टन का है। देन यू सी क्वेश्चन नंबर 10 है एन एरर ऑफ जजमेंट। ये कुछ लिटरेरी टर्म से जुड़ा हुआ ड्रामा का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एन एरर ऑफ जजमेंट काज्ड बाय इग्नोरेंस ऑफ सडन वीकनेसेस। कह रहे जो एरर ऑफ जजमेंट है, जैसे अगर कोई ट्रेजिडी है, उस ट्रेजिडी में जो आपका प्रोटेगनिस्ट होता है, हीरो होता है, वो कोई गलती करता है
तो उसकी वजह से उसका पतन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एरर ऑफ जजमेंट कास्ड बाय इग्नोरेंस। कह रहे कि एक तरह का जो है निर्णय उसकी गलती की वजह से और अज्ञानता में होता है, सडन वीकनेस, और यह उसकी कमजोरी को प्रेजेंट करता है। उसको ग्रीक में क्या कहा जाता है, हाइमार्सिया। हाइमार्सिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रेजिक फ्ला। तो हाइमार्सिया है वो। एरर ऑफ जजमेंट कास्ट बाय इग्नोरेंस ऑफ सडन वीकनेस इज हाइमार्सिया। हाइमार्सिया इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइमार्टेनिन। हाइमार्सिया जो है कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड हाइमार्टेनिन से आया। ये सब जिसपे सही का मार्क किया जा रहा है वो सब समझते चलिएगा। हाइमार्सिया क्या है, इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइमार्टेनिन विच मीन्स टू मिस द मार्क, जिसका मतलब होता है मार्क को मिस करना या एरर, गलती को मिस करना। द टर्म इज ऑफन सेड टू डिपिक्ट द फ्लॉज। इस शब्द का जो मतलब होता है कि जो गलती है या डिफेक्ट है, उस गलती या डिफेक्ट किसके अंदर, एक कैरेक्टर के अंदर उसको प्रेजेंट करना। एंड पोर्ट्रेइंग दीज एज अ रीजन ऑफ अ पोटेंशियल डाउनफॉल। और यह क्या इंडिकेट करता है, उसका जो है पोटेंशियल डाउनफॉल दिखाता है। पोटेंशियल डाउनफॉल का मतलब कि जो उसका पोटेंसी है, जो उसका शक्ति है, जो उसका ऊर्जा, उसका पतन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैकबेथ है, मैकबेथ का हाइमार्सिया है, ट्रेजिक फ्ला क्या है, इविल एम्बिशन। मैं राजा बन जाऊं, राजा बनने के चक्कर में किंग डंकन का मर्डर, फिर उसके बाद जो है बैंकों का मर्डर, फिर उसके बाद जो है मैकडफ की पत्नी, बच्चे का मर्डर, तमाम अनैतिक कार्य करते चले गए और ये नहीं जान रहे कि हाँ यही उनके पतन का कारण। तो इस तरह का जो आप काम होता है वही आपका क्या कहा जाता है, हाइमार्सिया। और यह ग्रीक वर्ड हाइमार्टेनी से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मार्क या एरर को मिस करना, ऑल दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस इज एसोसिएटेड। कॉमेडी ऑफ मीनेस किससे एसोसिएटेड है, ये मॉडर्न एज का क्वेश्चन है, मॉडर्न एज के ड्रामा से। और कॉमेडी ऑफ मीनेस हैरोल्ड पिंटर से एसोसिएटेड है। हैरोल्ड पिंटर मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट है। ज्यादातर उनका प्ले आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1950 के बाद आता है और वो थिएटर ऑफ एब्जर्ड से बिलोंग करते हैं। हैरोल्ड पिंटर ही वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट। हैरोल्ड पिंटर ब्रिटिश प्ले राइट है, स्क्रीन राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है। बॉर्न इन 1930, 1930 में उनका जन्म हुआ, 2008 में उनकी मौत हुई है। 2005 में उनको नोबेल प्राइज मिला है। उनकी इंपॉर्टेंट प्लेज है द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग, बिट्रायल, द सर्वेंट, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, द ट्रायल, स्लूथ। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो क्वेश्चन बना दिया गया वही है, वरना मेरी मेहनत करने का फायदा क्या है, फिर अलग लोगों से और अलग हटके मैं क्यों तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि आपको अगर मैं हैरोल्ड पिंटर के बारे में बता रहा हूँ तो इतना एक जनरल स्टडी आपको उनके बारे में होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो हैरोल्ड पिंटर है वो क्या है, ब्रिटिश प्ले राइट है, स्क्रीन राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है। 1930 में जन्म हुआ, 2008 में मौत हुई है। नोबेल प्राइज उनको 2005 में मिला हुआ। उनके फेमस प्लेस द बर्थडे पार्टी है, द होम कमिंग है, और बिट्रेयल है, द सर्वेंट है, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन है, द ट्रायल है, एंड स्लूथ है। 2007 में आया हुआ है, मरने से पहले। इसका मतलब ये भी पता होना चाहिए उनका लास्ट प्ले कौन सा रहा है, स्लूथ था, SLEUTH। कॉमेडी ऑफ मीनेस इज द बॉडी। कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या है, कॉमेडी ऑफ मीनेस जो है इज द बॉडी ऑफ प्लेस, या एक तरह का प्लेस होता है, रिटन बाई डेविड कैम्पटन। कह रहे कि जो कॉमेडी ऑफ मीनेस जो शब्द है, इस शब्द का यूज जो है डेविड कैम्पटन ने किया हुआ है। रिटेन बाई सॉरी नॉट डेविड कैम्पटन। कॉमेडी ऑफ मीनेस एक तरह का प्ले है, और इस तरह का जो प्ले लिखा, किसने लिखा, डेविड कैम्पटन ने लिखा, नाइजल डेनिस ने लिखा, NF सिम्पसन ने लिखा है, और हैरोल्ड पिंटर ने। कॉमेडी ऑफ मीनेस में मीनेस का मतलब होता है थ्रेट। कॉमेडी भी दिखाया जाएगा और उसमें धमकी भी दी जाती है, डर भी का भी माहौल पैदा किया जाता है, कॉमिक एलिमेंट भी होगा और थ्रेट भी होगा, उसको कॉमेडी ऑफ मीनेस कहा जाता है। द टर्म वॉज क्वाइंड बाई ड्रामा क्रिटिक। जो टर्म है इसको क्वाइंड किया गया ड्रामा क्रिटिक के द्वारा, इरविंग वार्डल। और किसने क्वाइंड किया, इरविंग वार्डल ने इसको क्वाइंड किया। हु बारोड, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म किसने क्वाइंड किया है, इरविंग वार्डोल। ये जितने भी टर्म क्वाइन किए गए ये सब आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी मीट सभी आपको पता है किसने क्वाइन किया है। कॉमेडी ऑफ मीनेस शब्द किसने क्वाइन किया है, ये सब आपको पता हो, इरविंग वार्डोल ने। हु बारोड इट फ्रॉम द सब टाइटल ऑफ कैम्पटन प्ले, जिन्होंने इसको कैम्पटन के प्ले से बारो किया हुआ था, जिसका नाम है द ल्यूनेटिक व्यू ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, वहां से उसको उन्होंने बारो किया हुआ है। तो यू गॉट अबाउट व्हाट की हैरोल्ड पिंटर के बारे में आपको पता चली। कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या होता है, एक तरह का प्ले है, इसके लिखने वाले डेविड कैम्पटन है, नाइजेल डेनिस है, NF सिम्पसन है, हैरोल्ड पिंटर है। और इस टर्म को जिसने क्वाइन किया था वो कौन रहे हैं,
इरविंग वार्डोले हु borrowed it from the subtitle, यहाँ से। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द फ्रेज थिएटर ऑफ एब्जर्ड। थिएटर ऑफ एब्जर्ड किसने क्वाइन किया है? मार्टिन एस्लिन ने। इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मार्टिन एस्लिन ने इसको क्वाइन किया। द थिएटर ऑफ एब्जर्ड इज अ पोस्ट वर्ल्ड वार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थिएटर ऑफ एब्जर्ड कब आता है? पोस्ट वर्ल्ड वार। पोस्ट वर्ल्ड वार का मतलब 1950 के बाद, 45 के बाद। द थिएटर ऑफ एब्जर्ड इज अ पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड डेजिग्नेशन फॉर पार्टिकुलर प्लेस ऑफ एब्सर्डिस्ट फिक्शन। एब्सर्डिस्ट फिक्शन के लिए आता है, रिटेन बाय ए नंबर ऑफ प्राइमरली यूरोपियन प्लेराइट्स, जिसमें यूरोपियन जो ड्रामेटिस्ट है उन्होंने लिखा था कब? 1950 के दशक में। अभी मैंने बताया कि जो हैरोल्ड पिंटर है वो थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए, साइमन बेकेट थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए। दिस टाइप ऑफ प्ले फोकस लार्जली ऑन आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो प्ले है किस पर फोकस करता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म पर एंड एक्सप्रेशनिज्म। एक क्वेश्चन 2013 वाले शायद पीजीटी में आ चुका है कि जो रूट है थिएटर ऑफ एब्जर्ड का या एब्जर्डिज्म का, वो किन दो मूवमेंट में पाया जाता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में। व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस लैक्स मीनिंग, करें कि क्या घटित होगा जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के में मीनिंग नाम की चीज नहीं रह जाएगी, या पर्पस नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा, या कोई कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस इज टिपिकली अ राउंड शेप, इसका जो स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप में होता है। जहां से खत्म होगा, जहां से शुरू होगा वही खत्म होगा। इसका कोई प्लॉट नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं होती, कोई चीज प्रॉपर वे में नहीं होती। ऐसा नहीं कि जैसे शेक्सपियर के प्लेस है 5 एक्ट में डिवाइडेड है, उसमें स्टोरी पहले शुरू होती है, फिर क्लाइमैक्स पे जाती है, फिर डाउनफॉल होता है। इस तरह से प्लॉट वगैरह इसमें नहीं होता है। इसमें ये नहीं पता कि क्या बात है, और सारी बातें इरेशनल, इलॉजिकल, मीनिंगलेस इधर उधर की जाती है। क्यों? चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लाइफ खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था, इस वजह से उस पर चीजें रही। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस इज टिपिकली अ राउंड शेप विद द फिनिश्ड पॉइंट द सेम एज द स्टार्टिंग पॉइंट। लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और आर्गुमेंट गिव वे टू इरेशनल, यहाँ पे लॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता, इरेशनल, अतार्किक बातें होती है, इलॉजिकल बातें होती है। एंड टू द अल्टीमेट कंक्लूजन साइलेंस, और लास्ट में देखा जाता है हर आदमी चुप रहता, कुछ बोलता नहीं है। क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को क्वाइन किया 1960 ईस्वी में अपने एसे द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड। द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड एक एसे का नाम है जिसको मार्टिन एस्लिन ने लिखा था और उन्होंने इसको क्वाइन किया हुआ है। विच बिगिंस बाय फोकसिंग ऑन द प्लेराइट, जिन्होंने साइमन बेकेट के प्ले पर फोकस किया, आर्थर एडामॉफ के प्ले पर, यूजीन आइज़ेको के प्ले पर। एब्सर्ड रिफर्स टू पर्पसलेस, जो एब्सर्ड का मतलब है, इसका मतलब है पर्पसलेस, उद्देश्य विहीन, मीनिंगलेस एंड इरेशनल और इरेशनल। ये कई बार, इसे अगर आप पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है, इस फ्रेज को किसने क्वाइन किया है? मार्टिन एस्लिन ने क्वाइन किया है। और यह जो फ्रेज है, इस फ्रेज में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है कि इसमें एक्सप्रेशनिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, और इस जो एब्सर्ड है उसका मतलब पर्पसलेस, मीनिंगलेस, इरेशनल चीजें हैं। और मार्टिन एस्लिन का एक एसे था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, उसमें उन्होंने जो है सैमुअल बेकेट का, आर्थर एडामॉफ का, यूजीन आइज़ेको के प्ले को डील किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है। इट इज अ ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर डीलिंग, यह एक ऐसा ड्रामा है जिसमें सीरियस नेचर को लेकर के बात की जाती है। डीलिंग विद द थॉट्स एंड एक्शन, जिसमें थॉट्स और एक्शन भी सीरियस होता है। एंड ऑर्डिनरी पीपल, और इसमें ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी पीपल के जीवन को दिखाया जाता है, रादर दैन मेन ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून एंड स्टेटस, ना कि बड़े लोगों के फॉर्च्यून और स्टेटस को दिखाया जाता है। द राइज ऑफ डेमोक्रेसी अफेक्टेड दिस काइंड ऑफ ड्रामा, और जब से डेमोक्रेसी आई तब से यह ड्रामा प्रभावित हुआ है। यह कौन सा ड्रामा है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें सीरियस आप कह सकते हैं नेचर को लेकर बात की जाती है, थॉट्स और एक्शन होता है, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को लेकर के बात की जाती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्ले आपका हेनरिक इब्सन का अ डॉल्स हाउस, अ डॉल्स हाउस और डोमेस्टिक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल। सो इतना मैंने करा दिया, और अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रिपीट करते हैं या किस हिसाब से आप करते हैं, तब जाकर के वो चीज़ें हो जाएगी। एंड आई होप कि आप लोगों को जो है यू ऑल हैव एंजॉयड फॉर गिविंग योर फॉर, और अच्छे ढंग से आप इसे कर लीजिए। ठीक, ओके।